हेलो फ्रेंड्स, एज़ यूजुअल हमारा ये पहला पॉडकास्ट है और अभी कुछ दिन पहले मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो डाला था और आज हमारे गेस्ट हैं मिस्टर यश पालेजा, जो कि एक रियल एस्टेट स्ट्रेटेजिस्ट हैं और जिनको ऑलमोस्ट 25+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। रियल एस्टेट के कोर को जानते हैं, समझते हैं वो जो रियल एस्टेट का जो इकोसिस्टम है वो कैसे रन करता है और आजकल के जो AI ड्रिवन जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी किस तरह से रियल एस्टेट को डोमिनेट कर रही है और आने वाले समय में किस तरह से जो टेक्नोलॉजी है वो किस तरह से एक इनोवेशन ला सकती है रियल एस्टेट में। तो इस बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस कन्वर्सेशन। हेलो यश जी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? First of all, thank you, Akhilesh. Thank you for calling me on your Strategic Bharat podcast. Thank you so much. I'm honored and I'm looking forward for this discussion with you. बिल्कुल सर, डेफिनेटली आज हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं इसमें। तो बताइए कैसे आपका जर्नी शुरू हुई रियल एस्टेट की, कैसे आप रियल एस्टेट में एंटर किए और क्या क्या एक्सपीरियंस हुए आपको? So, Akhilesh, मैं रियल एस्टेट में आया एक तरह से फोर्सफुली। हाँ, रियल एस्टेट में आने का मेरा कोई थॉट नहीं था। मैंने अपना MBA किया था फाइनेंस में और वहाँ से आई हैड एंटर्ड द BFSI सेगमेंट में। बैंक्स में काम कर रहा था, तो मैं सिटी में था, मैं उसके बाद स्टैंसी में काम किया और फिर मैं बार्कलेज बैंक में काम कर रहा था। मैं जो काम कर रहा था वो था क्रेडिट अंडरराइटिंग का। क्रेडिट अंडरराइटिंग मतलब जो लोन्स देते हैं उन लोन्स के पेपर्स को अप्रूव करना, वो प्रोफाइल्स को अप्रूव करना। तो राइट फ्रॉम कंज्यूमर लोन्स, आपके टीवी, फ्रिज, AC के लोन्स से लेके 2 व्हीलर 4 व्हीलर कार लोन्स से लेके होम लोन्स भी, हर तरह के लोन्स मैं अप्रूव करता था। तो हुआ ये अखिलेश कि 2008 में मैं तभी काम कर रहा था बार्कलेज बैंक में एंड आई वाज वर्किंग एट अ नेशनल लेवल। तो अप्रूविंग ऑल सॉर्ट ऑफ लोन्स, अगेन बिजनेस लोन्स, होम लोन्स। तो तभी 2008 के रिसेशन के बाद 2009 में बार्कलेज बैंक डिसाइडेड टू शट ऑपरेशंस इन इंडिया। इंटायर ऑपरेशंस, कंप्लीट ऑपरेशंस बार्कलेज बैंक ही बंद हो जाएगी, इंडिया में ऑपरेशंस नहीं करेगी, ये डिसाइड हुआ था। तो हमारे पास 2 ऑप्शंस थे, या तो जो लोन्स हमने दिए हुए हैं उनका कलेक्शंस करो अगले 2-3 साल जब तक कलेक्शंस करना है, या फिर you start looking out for a new job. And that was the turning point of my life. And that is where जैसे Shark Tank होता है, तो some sharks of UK, some investors of UK came to India and they said that we want to start an organized real estate broking segment. ऑर्गेनाइज्ड रियल एस्टेट ब्रोकिंग सेगमेंट। तो तभी के टाइम पे 2009 के टाइम पे अखिलेश, ऑर्गेनाइज्ड और रियल एस्टेट ये दोनों ऑपोजिट्स माने जाते थे, क्योंकि रियल एस्टेट में कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं था। तो दे सेड दैट, तो दे अप्रोच्ड मी, ऑब्वियसली मेरा CV पूरे मार्केट में था बिकॉज आई वाज सर्चिंग फॉर अ जॉब। तो दे अप्रोच्ड मी एंड दे सेड दैट रियल एस्टेट में एक ओपनिंग है एंड वी आर लुकिंग एट एन ऑपरेशंस हेड। तो मेरा तो पहला रिएक्शन ये था कि मुझे रियल एस्टेट पता ही नहीं है, मुझे मेरे घर का भाव नहीं पता है। तो दैट वाज माय फर्स्ट सेंटेंस टू इन एन इंटरव्यू। तो दो आई वॉज डेस्परेटली लुकिंग फॉर अ जॉब एट दैट पॉइंट इन टाइम, बट वो मेरा पहला रिएक्शन और पहला सेंटेंस था कि मुझे मेरे घर का भाव नहीं पता है, तो मुझे रियल एस्टेट का कुछ भी नहीं पता है। करेक्ट। बट दे वांटेड समवन फ्रॉम बैंकिंग बैकग्राउंड हु कुड ब्रिंग द प्रोसेसेस एंड द सैनिटी ऑफ बैंकिंग to real estate. Correct. And I was the first few employees of that organization, and eventually that organization called India Homes became the first. India Homes. Okay. India Homes became the first real estate broking segment company which was functioning in a very organized manner. Okay. तो बहुत ही प्रोसेसेस के साथ काम करते थे और वो प्रोसेस को हमने पेटेंट भी किया था KPMG के साथ। All right. And that I think was the first patent of the broking segment in India. Okay. So this was my entry into real estate. Okay. But जैसे बोलते हैं that everything happens for the good. Correct. कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ कि मुझे मेरे लाइफ का पैशन और मेरे लाइफ का मकसद मिल गया. Okay. Because though I was doing very well in the banking segment also, but when I entered real estate, obviously the first few months were very tough because I was trying to understand, learn real estate. बट उसके बाद मुझे समझ में आया कि इस सेगमेंट में, इस इंडस्ट्री में
इतना स्कोप है इम्प्रूवमेंट करने का Okay. कि अगर थोड़ा सा भी कुछ हम इसमें इम्प्रूवमेंट लाए ना, हाँ तो बहुत आप बिल्कुल रिकग्नाइज हो जाओगे, बिकॉज इतना स्कोप है इम्प्रूवमेंट का। बिल्कुल बहुत कुछ ही नहीं था तभी, मतलब इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसेस, इन टर्म्स ऑफ थॉट प्रोसेस, एकदम ही मतलब आज कि पूरा भी एक तरह से कह सकते हैं सही मायने में उजला चमन था। बिल्कुल एक तरह से यही था। आज भी बहुत स्कोप है वैसे, बट तब तो बहुत ही ज्यादा हालत मतलब बिगड़ी हुई थी रियल एस्टेट में। सो आई सेड यार ये सही सेगमेंट है जहाँ पे थोड़े से छोटे छोटे चेंजेस लाके भी इंसान बहुत बड़े चेंजेस ला सकता है, इंडस्ट्री के लिए, देश के लिए, कंज्यूमर के लिए, जिसके लिए रोटी, कपड़ा, मकान और इंटरनेट आर द बेसिक नेसेसिटीज। Basic necessities, तो उसमें correct. घर तो है ही, और एवरीवन वांट्स टू बाय हाउस, Correct. और वो परचेज आपकी जिंदगी का सबसे महंगा परचेज है। करेक्ट। तो अगर मैं उस चीज में कुछ हेल्प कर सकूं या उस सेगमेंट में कुछ चेंजेस ला सकूं, बिकॉज ऑफ माय एक्सपर्टीज फ्रॉम एन इंडस्ट्री व्हिच कम्स एज अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री करेक्ट। with one of the best processes and one of the best compliances across the world. तो I said ये तो यार this is what I want to do. करेक्ट। तो वहाँ से एक तरह से मुझे मेरी लाइफ का डायरेक्शन, मकसद और पैशन मिल गया। And then there was no looking back. I never want to switch from real estate ever in my life. मैं मरते दम तक यही करना चाहता हूँ, because Great. this is where I can contribute to the world. अब जैसे आपने कहा कि आप बैंकिंग सेक्टर से आए थे, बैंकिंग सेक्टर हमेशा से एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड माना जाता है। बिल्कुल। जब भी घर पे शादियाँ होती है, अगर पता चलता है कि लड़का बैंक में है तो एक सीरियसनेस आ जाती है कि हाँ बैंक में है, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड सही बोला सेक्टर। आपने, यस। तो अब जैसे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं रियल एस्टेट स्ट्रेटेजिस्ट, Yes. सो व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेटेजिस्ट स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रियल एस्टेट? ओके, तो इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करते हैं। स्ट्रैटेजी इन हिंदी मीन्स रणनीति, रणनीति, करेक्ट। एंड आई एम अ बिग फॉलोअर ऑफ चाणक्य। चाणक्य, ठीक है, इन चाणक्य's वर्ड्स, स्ट्रैटेजी इज द आर्ट ऑफ विक्ट्री करेक्ट, इवन बिफोर द बैटल बिगिंस। करेक्ट। बैटल शुरू होने से पहले आप आपकी विक्ट्री को अगर श्योर कर पाओ, दैट इज स्ट्रैटेजी। अगर अच्छी स्ट्रेटजी है तो मींस कि 90% हम लोग ग्राउंड पे जाने से पहले ही जीत लेते हैं, जीत चुके हैं। एंड दैट इज स्ट्रैटेजी फॉर मी। तो ये सेंटेंस ना मुझे बहुत हिट कर गया। ओके, एंड दैट इज हाउ आई लुक एट स्ट्रैटेजी ओके, फॉर रियल एस्टेट ऑल्सो, कि यार जब आपका कोई एक ऑब्जेक्टिव है, आपका कोई एक गोल है, ऑर्गेनाइजेशन का विजन है, मिशन है, अगर उस चीज को अचीव करने के लिए कोई एक प्लान बन सकता है, इम्प्लीमेंटेबल प्लान, ऐसा नहीं कि हवा में कुछ प्लान बना दिया, कोई स्ट्रैटेजी बना दी, ऐसे नहीं, इम्प्लीमेंटेबल प्लान, और उसको इम्प्लीमेंट करने में आप हेल्प भी करते हो रियल एस्टेट स्टेक होल्डर्स को, बिल्डर्स को, डेवलपर्स को, ब्रोकर्स को। करेक्ट। अगर आप उस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हो जिससे मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको श्योरिटी है कि हाँ ये हो जाएगा, यू ऑलरेडी वन द बैटल with the strategy, with the plan, even before the battle has begun. Correct. Because you've taken very scientific calls. It's not कि मुझे लगता है इसलिए ऐसा करना चाहिए. No. Not predicted. It is very, these are very calculated plans, very calculated risks. So, there is data. Today there is good enough data in real estate. Data analysis है, data science है, technology है, AI है. You can take very specific plans and you can implement them in a very specific manner. Correct. If done very well, like Chanakya said, you have already achieved victory before the battle has begun, and that has always been my effort. Yes, sometimes. Every strategy doesn't fall well. Correct. But thankfully, in my case, more than 80% of the times, I have been successful in implementing strategies for developers and brokers, where I have helped them increase their revenue and control their collections. Great. So that is what is strategy for me. Correct. Great. अच्छा, जैसे जब भी नाम आता है रियल एस्टेट का किसी के भी माइंड में, जी,
तो सबसे पहले एक चीज़ माइंड में आती है कि ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर ना प्री सर्विस है ना पोस्ट सर्विस है, सिर्फ एक सर्विस है, सेल करना। तो जब आपकी एंट्री हुई, जब आपने रियल इस्टेट के छोटे से लेकर के बड़ी कंपनीज में आपने काम किया होगा, तो जब वहाँ पे आपने जैसे बताया भी था कि आप सेल्स स्ट्रेटेजिस्ट रहे हैं, अपने सेल्स की ट्रेनिंग की है, तो उस समय के क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे आपको? क्योंकि सेल्स में ऑब्वियसली क्योंकि बहुत सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है और लॉट्स ऑफ प्रेशर तो बहुत होता है हर एक कंपनी में। ऑफ कोर्स बट आई थिंक अखिलेश प्रेशर तो हर इंडस्ट्री में होता है। करेक्ट है। बट if we talk about real estate, let me tell you how the challenges started. So before that, let me just tell you कि मेरा journey कैसे रहा, where I turned into a growth strategist for real estate. Okay. So after India Homes, I kept doing operations job for a couple of more organizations on the broking side only. So first 8 years of my real estate career, I was on the broking side of the game. Okay. India Homes, HDFC Realty, Coldwell Banker. And then I also took experience on the developer side. So I was, heading systems and processes and trainings for a listed real estate developer of India. So I took both sides of the experience कि broking side पे क्या होता है और builder side पे क्या होता है. Correct. In between, I also realized that because I was working in various departments, so operations say I started doing business development, then I started doing sales, then I started doing marketing. Obviously तब digital marketing आ रहा था. I had to learn that, so got involved into digital marketing. Did collections जो मैं नहीं करना चाह रहा था, जिसकी वजह से मैंने BFSI छोड़ा था. Eventually started doing that as well. तो because I got a 360-degree view of the whole industry कि हर process कैसे काम करता है, I started doing trainings. कि भाई क्या करना चाहिए जिससे सक्सेस मिलेगा, जिससे रेवेन्यू बढ़ेगा. इन सक्सेस इन वेरी ब्लंट टर्म्स कि सबको रेवेन्यू चाहिए, सबको रेवेन्यू बढ़ाना है, तो वो कैसे होगा. Now because I was doing all of this, and I was implementing certain ideas जिससे सक्सेस आ रहा था, that is where I got this thing that developers in India, real estate developers, who probably don't understand how to form a strategy. How to form a strategy to increase their revenue. Okay. उनको हेल्प किया जा सकता है. Alright. अब चैलेंजेस की जो आप बात कर रहे हो वो तो भरपूर हैं भाई, बिकॉज रियल एस्टेट 2009 में अगर थोड़ा सा या काफी अनऑर्गेनाइज था, तो अभी भी अनऑर्गेनाइज तो है ही है, थोड़ा कम है बट अनऑर्गेनाइज तो है. अभी भी प्रोसेसेस में अभी भी इम्प्रूवमेंट का बहुत स्कोप है इंडस्ट्री में. तो चैलेंजेस इस तरह की आती हैं कि बिल्डर्स का या प्रमोटर्स का, चाहे वो ब्रोकर का, ब्रोकिंग हाउस का प्रमोटर हो या ब्रोकर हो या बिल्डर हो या डेवलपर हो, करेक्ट, उनका जो माइंडसेट होता है, दे डोंट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजी एंड ट्रेनिंग्स. ओके. क्योंकि प्रोबेबली स्ट्रैटेजी और ट्रेनिंग्स को मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट है. ऑलराइट. इसके पैरामीटर्स को एग्जैक्टली. रियल एस्टेट का एक और चैलेंज है कि डेटा मेजरमेंट थोड़ा लिमिटेड है. बाकी सब इंडस्ट्रीज में आपके पास डेटा बहुत इजीली अवेलेबल होता है. रियल एस्टेट में थोड़े कम प्लेटफॉर्म्स हैं जो डेटा मेंटेन करते हैं. उनके सब्सक्रिप्शंस काफी लोग नहीं लेते हैं एंड ऑल दैट स्टफ. सो डेटा इज नॉट वेरी कॉमन, और अंडरस्टैंडिंग और रीडिंग डेटा और डेटा साइंस इज नॉट वेरी कॉमन इन रियल एस्टेट. ओके. इसीलिए उसको मेजर करना कि अच्छा ये स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट किया तो उसके पहले क्या था और उसके बाद क्या था, ये ट्रेनिंग किया तो उसके पहले क्या था उसके बाद क्या था, ये डिफरेंस को मेजर करवाना थोड़ा डिफिकल्ट है रियल एस्टेट में. अब जब भी कुछ नहीं मेजर कर सकते तो लोगों को फिर उस पर थोड़ा सा भरोसा कम रहता है कि अरे ये तो कैसे, उससे अच्छा एक ऐड दे देते हैं, 4 लीड आ जाएंगे, 1 क्लोजर हो जाएगा तो मेरा धंधा हो जाएगा. सो दैट इज मोर इजी फॉर देम दैन अंडरस्टैंडिंग कि अगर पहले ही आप स्ट्रैटेजाइज कर लो, कुछ एक प्लान कर लो जिसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, करेक्ट, जिससे आप रेवेन्यू अपना 1.5x कर सकते हो, तो दैट इज मोर बेनिफिशियल फॉर यू एंड यू आर अहेड इन द मार्केट. इट विल हेल्प यू लॉन्ग टर्म. तो पहला तो चैलेंज आता है माइंडसेट का. दूसरा चैलेंज ये आता है कि
ट्रेनिंग, स्ट्रैटेजी, ऐसे जो सॉफ्ट टॉपिक्स होते हैं जिसको आप ज़्यादा मेजर नहीं कर सकते हो, उन पे ये प्रमोटर्स को पैसा डालना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। उनको पैसा डालना इजी जहां लगता है, जहां पैसा डाल दिया तो सामने से, जैसे मैंने बोला कि सामने से लीड आई, उसका क्लोजर हुआ, रेवेन्यू जनरेट हो गया, कलेक्शंस आ गया, सिंपल है। करेक्ट। बट लॉन्ग टर्म, ब्रांड पोजिशनिंग, strategizing a launch, strategizing sale of some inventory which is difficult to sell, Correct. training your sales teams to enable them to sell more in the current market with the current pricing, ये सब ना समझ में नहीं आता उनको। Okay. तो एक थोड़ा पहले तो अंडरस्टैंडिंग का है, थोड़ा माइंडसेट का प्रॉब्लम है, थोड़ा पैसे उसमें इन्वेस्ट करने का प्रॉब्लम है कि यार इससे अच्छा तो मैं एक ऐड दे देता हूँ। तो ये जो माइंडसेट है, जो कॉस्ट कॉन्शियसनेस है अननेसेसरी, बहुत लोगों को स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आती है। ओके। उनको ये वर्ड ही समझ में नहीं आता है। समझ में नहीं आती है, वो समझना नहीं चाहते। शायद दोनों। बट आई ऑल्सो मेट प्रमोटर्स जो मुझे बोलते हैं कि यार एक काम करो ना, 2 दिन मेरे सेल्स ने बहुत अच्छा काम किया है, अच्छा सेल्स किया लास्ट 1 साल में, तो उनको ना 2 दिन के आउटिंग पे लेके जाना है हमको, तो वहां पे हम सोच रहे हैं कि उनको गेम्स खिलाएं या उनका ट्रेनिंग कर दें। पर भाई ट्रेनिंग को आप एम्प्लॉय एंगेजमेंट की तरह या वैसा मत देखो। ट्रेनिंग इज एन इन्वेस्टमेंट। करेक्ट। इट डजंट कॉस्ट यू टू मच। ऐसा नहीं कि बहुत महंगा है, बट वो एक इन्वेस्टमेंट है जिससे आप आपका फ्यूचर रेवेन्यू को शायद 2-3%, 4% से इंक्रीज कर सकते हो। आपको आपके कन्वर्जन रेशियो मेजर करने पड़ेंगे और उसमें इंप्रूवमेंट देखना पड़ेगा। डेफिनेटली। और अगर 3-4% का कन्वर्जन रेशियो, एक बिल्डर जो साल का 1000 करोड़ करता है, तो दैट मीन्स वो 40 करोड़ का एक्स्ट्रा धंधा करेगा 2 या 3 दिन का ट्रेनिंग करके। आई मीन दैट्स फैबुलस, बट वो इंपॉर्टेंट समझ में नहीं आता। तो माइंडसेट है, कॉस्ट कहाँ पे डालें उसका समझ में नहीं आ रहा है, वो है। स्ट्रैटेजी जैसा एक सॉफ्ट टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, ट्रेनिंग जैसा एक सॉफ्ट टॉपिक लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, या समझ में आते हुए भी नहीं समझना चाह रहे हैं, बिकॉज उनके लिए मेजरमेंट डिफिकल्ट है, जो उनका ही प्रॉब्लम है। ओके। तो वो इंडस्ट्री का प्रॉब्लम है, तो वो मेजर नहीं कर पा रहे, तो उनको लगता है कि समझ में नहीं आता कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये चैलेंजेस हैं। एक और चैलेंज आता है जहाँ पे मैंने ये देखा है कि रियल एस्टेट में ना, जो प्रमोटर्स हैं, जो बिल्डर्स हैं या जो ब्रोकर्स हैं जिन्होंने कुछ मैंडेट लिया हुआ है, खुद का सोल सेलिंग लिया हुआ है, उनके लिए ना वो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा प्यारा हो जाता है। करेक्ट है। अब ये होता है कि ये प्रोडक्ट तो बेस्ट है, वो अपने बच्चे की तरह देखते हैं उसको कि मेरा बेटा सबसे बेस्ट है दुनिया में, वो चाहे जितना नालायक हो, बट वो मेरा तो बेस्ट ही, चाहे जितनी कमियां हो उसको जो छुपानी भी है वो नजरअंदाज करके मेरा प्रोजेक्ट बेस्ट है, मेरी प्राइसिंग तो यही रहेगी। करेक्ट है। मुझे तो इन्हीं लोगों को बेचना है, मुझे ऐसे ही इन्वेस्टर्स चाहिए। करेक्ट। तो ये सब जो माइंडसेट ब्लॉक्स बना के रखे हैं, या ये जो पैरामीटर्स को आपने ब्लॉक करके रखा है, या आप डेटा को जो नहीं देख रहे हो कि भाई तुमने क्या बनाया है, वो मार्केट में वो चीज एक्सेप्ट होनी ही नहीं वाली है शायद, या अगर एक्सेप्ट करवानी होगी तो उसके लिए आपका प्रोडक्ट को अलग से पोजीशन करना पड़ेगा, उसका प्राइसिंग देखना पड़ेगा, आपको कितना जल्दी बेचना है। देयर इज लॉट ऑफ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट इन स्ट्रैटेजाइजिंग। इन अ स्ट्रैटेजी ना, देयर ह्यूज रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। आपका ब्रांड, आपका प्रोडक्ट कितना पुराना है, कितना नया है, क्या स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन पे है, आपके माइक्रो मार्केट में उसका एक्सेप्टेंस है कि नहीं, आपके माइक्रो मार्केट में किस प्रोडक्ट का किस प्राइस पे उस टाइम पे एक्सेप्टेंस है। ओके। इंडिया का रियल एस्टेट का लाइफ साइकिल ग्राफ तब किस फेज में से गुजर रहा है, इज इट इन द ग्रोथ फेज फॉर दैट पर्टिकुलर माइक्रो मार्केट, येस और नो। तो ये सब चीज मायने रखती है, प्लस आपको वो प्रोडक्ट उस प्राइस पे कितना जल्दी या कितना आराम से बेचना है। ओके। कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन क्या है, कंज्यूमर को अप्रोच कैसे किया जाए, तो मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, मार्केटिंग का कंटेंट क्या रहेगा, उसके क्रिएटिव्स क्या रहेंगे, ये सब कुछ इज इन्वॉल्व इन वन प्लान और वन स्ट्रैटेजी। तो चैलेंज ये आता है कि इतना डेप्थ प्रमोटर्स में होता ही नहीं है, बिकॉज दे आर ब्लाइंड फोल्डेड कि ये मेरा बच्चा है, ये तो बेस्ट है, ये तो बिक ही जाएगा, और मैं हूं ना, मेरा ब्रांड है, मेरे नाम से बिक जाएगा। तो ये जो एक ब्लाइंड फोल्डनेस है, जो आपको बाकी सब आइडिया से फिर ब्लाइंड फोल्ड कर देती है।
तो वो आई थिंक एक बहुत बड़ा चैलेंज है। थोड़ा सा डिटैच होके देखना पड़ेगा प्रमोटर्स को कि इवेंचुअली क्यों बना रहे हो, कि लोगों को घर मिले और आपको पैसा मिले। करेक्ट। तो वो ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए जो करना चाहिए वो करना पड़ेगा। ओके। अभी कुछ दिनों पहले मैं बिजनेस स्टैंडर्ड में एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें बिरला इस्टेट्स, आप अवेयर होंगे उनसे, तो उनके जो टॉप लेवल मैनेजमेंट हैं, तो उन्होंने एक बात कही थी कि अभी प्रेजेंट टाइम में वो जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, दिल्ली, इन सब जगह पे फोकस कर रहे हैं। राइट। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे ये जितने बड़े पावरफुल डोमिनेटेड बिजनेस एम्पायर्स हैं, अब जब जो पहले रियल एस्टेट में नहीं था, अब वो रियल एस्टेट में आ रहा है, और जो छोटे डेवलपर्स हैं जिनके पास उतना शायद मनी पावर उतना नहीं है, बट स्टिल दे आर एग्जिस्ट फ्रॉम लास्ट डिकेड और 2 डिकेड्स। करेक्ट। सो क्या ये पॉसिबल है कि नहीं कि जो बड़े जायंट्स हैं वो आके छोटे डेवलपर को सीधे एक वेल की तरह खा जाएंगे, या फिर वो किस तरह से अपने आप को सस्टेन करेंगे मार्केट में कि वो भी एक रेप्यूटेड डेवलपर हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी बड़े जायंट्स के पहले से ही मार्केट में हैं, उन्होंने कई अच्छे प्रोजेक्ट्स भी दिए हैं और लोगों ने उनको अच्छा पसंद भी किया है उनके प्रोजेक्ट्स को। और जो अभी नए डोमिनेटेड आ रहे हैं, क्या लगता है आपको कि किस तरह से ये बैलेंस बनेगा? तो अखिलेश, इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि इंडियन रियल एस्टेट किस फेज में है अपने लाइफ साइकिल के। ओके। अगर आप देखो तो बहुत सारे चेंजेस आए 2016-17 में। 2016 नवंबर में डिमोनेटाइजेशन हुआ। हाँ। 2017 मई में इस सेक्टर को एक उसका रेगुलेटरी रेरा मिला, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट। करेक्ट। और 2017 जुलाई में इस कंट्री में एक रिफॉर्म आया विच वाज द जीएसटी रिफॉर्म। तो टैक्सेशन पूरा रिफॉर्म हो गया। करेक्ट। ये 3 चेंजेस आए इन अ स्पैन ऑफ 9 मंथ्स। राइट। नवंबर 2016 से लेके जुलाई 2017 तक, ये 9 महीनों में ये 3 बड़े चेंजेस आए। ओके। एंड ऑल दीज 3 अफेक्टेड रियल एस्टेट फॉर ऑब्वियस रीजंस। करेक्ट। कैश चला गया इंडस्ट्री से, बहुत हेवीली इम्पैक्ट किया रियल एस्टेट को। ऑब्वियसली रियल एस्टेट के लिए ही रेगुलेशन आया, तो ऑब्वियसली रियल एस्टेट को इम्पैक्ट किया। एंड टैक्सेशन सिंप्लीफाई हो गया, तो वो भी एक इम्पैक्ट किया रियल एस्टेट को। 9 महीने में 3 बड़े रिफॉर्म्स इम्पैक्ट किए इस इंडस्ट्री को। वहां से मैं मानता हूं दैट द एक्चुअल ग्रोथ फेज ऑफ इंडियन रियल एस्टेट इंडस्ट्री स्टार्टेड। Okay. Now, in any life cycle graph of any industry, a typical life cycle graph would be around 20-25 years. आप कोई भी इंडस्ट्री ले लो, आप जैसे टेलीकम्युनिकेशन ले लो। टेलीकम्युनिकेशन में जब मोबाइल फोन, सिम कार्ड्स आए, करेक्ट, पहले बहुत सारे प्लेयर्स आए। हाँ हाँ, ऐसे प्लेयर्स आए जो टेलीकम्युनिकेशन के लिए आप जानते भी नहीं। करेक्ट है। बट वो बाहर से उस इंडस्ट्री में आते हैं बिकॉज दे रियलाइज कि इस इंडस्ट्री का ग्रोथ फेज है, उसको इसमें एंटर करेंगे तो पैसा बनेगा। करेक्ट। बहुत सारे प्लेयर्स आए। टाटा यू नेवर न्यू फॉर टेलीकम्युनिकेशन, राइट? रिलायंस यू नेवर न्यू फॉर टेलीकम्युनिकेशन। ऑल दोज प्लेयर्स स्टार्टेड कमिंग इनटू telecommunication. They made money, but eventually after the growth phase goes away, and there's a maturity phase, which is also called the phase of consolidation. Correct. जहाँ पे कंसोलिडेशन आता है, मर्जर एक्विजिशंस आएंगे, Correct. फोर्सफुल एक्विजिशंस भी आएंगे, फोर्सफुल मर्जर्स भी आएंगे। Correct. और जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो मैं कहूँगा जो अच्छे प्लेयर्स हैं, बड़े नहीं, जो अच्छे प्लेयर्स हैं, जो कंज्यूमर का नीड समझते हैं, Correct. और कंज्यूमर को अच्छा सर्विस दे पा रहे हैं, Correct. वो लोग सस्टेन करेंगे। Okay. आज आपके पास मुश्किल से 2 या 3 प्लेयर्स हैं टेलीकम्युनिकेशन में, Correct. और शायद एक आध उसमें से भी 2026 में वाइंड अप हो जाएगा। करेक्ट। और फिर आएंगे नए प्लेयर्स। नाउ रियल एस्टेट कौन से फेज में है वो समझना बहुत जरूरी है। रियल एस्टेट राइट नाउ इज इन द ग्रोथ फेज। आफ्टर 2016-17 द एक्चुअल ग्रोथ फेज स्टार्टेड बिकॉज रेगुलेशन आ गया, तो कुछ सैनिटी आ गई प्रोसेसेस में, थोड़ा तो एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट आ गया कि कहीं कंज्यूमर का कुछ तो राइट थोड़ा मेंटेन होने शुरू हो गया। सो
द प्लेयर्स स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दिस. अगेन सेम स्टोरी, रियल एस्टेट में भी ऐसे प्लेयर्स हैं जो जैसे आपने बोला रियल एस्टेट के लिए आप उनको जानते भी नहीं थे. करेक्ट. राइट, यू नेवर न्यू गोदरेज फॉर रियल एस्टेट. यस, दे नेवर. केम इनटू रियल एस्टेट. बिरला को भी नहीं आती थी कभी भी. You never knew Birla as for real estate. But they came into real estate developing. You didn't know Adani for real estate. No, They came never. into real estate. You didn't know Mahindra for real estate. Yes. You didn't know Hero. Mahindra Hero Lifestyles. तो आप बाइक्स के लिए जानते हो. हाँ. They came into real estate. Multiple player who were not from real estate came into real estate, and that was the validation of the growth phase, because growth phase में यही होता है, high demand, high supply, high inventory, high competition. High competition. But high pricing and high transactions. Correct. So that started in 2016-17. अच्छा, अब इस पे मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा. अब जैसे मोदी जी कहते हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, तो वो कहते हैं कि 2047 तक एक विकसित भारत बनाने का वो जो एक ड्रीम लेके चल रहे हैं. आपको क्या लगता है रियल एस्टेट 2047 तक कहाँ तक पहुँचेगा? तो अखिलेश, आपका प्रीवियस क्वेश्चन और ये क्वेश्चन मैं साथ में इसमें आंसर करूंगा. ओके. जैसे मैंने बोला कि ग्रोथ फेज चल रहा है till 2030 और 2032, you can enjoy this growth phase. रियल एस्टेट का इसमें ऐसा है कि आप कुछ भी बनाओ, बायर है उसके लिए. ओके. वो बिक तो जाएगा ही. कितना जल्दी बिकेगा, कितना लेट बिकेगा, क्या प्राइस पे बिकेगा, मार्केट फोर्सेस विल डिसाइड दैट, बट बिक तो जाएगा. करेक्ट. 2032 it's a pure enjoyable growth phase. सोना है, this is like anyone wants to enter, make money, just do it. 2032 से your maturity phase will start, the consolidation phase will start, and then hence answering your previous question that क्या बड़े प्लेयर्स वेल की तरह खा जाएंगे छोटे प्लेयर्स को? नहीं, बड़े प्लेयर्स नहीं खाएंगे. जो अच्छे प्लेयर्स हैं, जो अच्छा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कर रहे हैं, जो टाइमली डिलीवरी दे रहे हैं. ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इंडस्ट्री इज हाउसिंग फॉर ऑल. सबके लिए घर होना चाहिए. करेक्ट. और सबको घर खरीदने में आसानी होनी चाहिए. वो ऑब्जेक्टिव है. ड्रीम होम ऑब्जेक्टिव है. पैसा तो है ही. तो वो चीज का जब लोग ध्यान रखेंगे, वो प्लेयर्स सस्टेन करेंगे, और बाकी प्लेयर्स को कंसोलिडेशन फेज में मर्जर करेंगे, एक्विजिशंस करेंगे, फोर्सफुल एक्विजिशन करेंगे. रेगुलेटर हैज ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग दिस कि अगर आप प्रोजेक्ट टाइम पे नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो तो आपका प्रोजेक्ट किसी और डेवलपर को दिया जाएगा. फोर्सफुली ऑल्सो. अच्छा, फोर्सफुली. यस. तो वो एक्विजिशन, फोर्सफुल एक्विजिशन शुरू हो चुके. ओके. बट 2032 के बाद तो ये बहुत ही ज्यादा हो जाएगा. एंड लाइक एनी अदर इंडस्ट्री, शायद 2030 से 2045 या 47 तक अगेन आप रियल एस्टेट में भी टॉप 100 नेम्स गिन पाओगे. ओके. ये हैं. बाकी तो होंगे और 1000-2000 लोग होंगे, बट आप गिन तो उन 100 लोग ही पाओगे. जैसे आज आप बैंकिंग इंडस्ट्री में कितने बैंक्स को गिन सकते हो? 25, 30, 40 बैंक्स हो मैक्सिमम. बट होंगे तो उससे बहुत ज्यादा. thousands. मुंह पे तो 20, 30, 40 ही आएंगे. लाइकवाइज रियल एस्टेट, बिल्कुल. तो लाइकवाइज रियल एस्टेट में भी वही नाम आएंगे, बिकॉज दोज पीपल विल कंसोलिडेट द इंडस्ट्री. तो ऐसा नहीं कि बड़े प्लेयर्स वेल की तरह खा जाएंगे छोटे प्लेयर्स को. नहीं, जो अच्छे प्लेयर्स होंगे वो सस्टेन करेंगे. अच्छे प्लेयर कौन होंगे? जो अच्छा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देंगे, जो अच्छा टाइमली डिलीवरी देंगे, जो कस्टमर्स के नीड्स को ध्यान रख के प्रोजेक्ट बनाएंगे. ऐसा नहीं कि कस्टमर को चाहिए छोटे फ्लैट्स और आप बनाते जा रहे हो बंगलोज, तो ऐसा नहीं होगा. तो कस्टमर रिजेक्ट करना शुरू कर देगा आपके प्रोडक्ट्स को. तो जब कस्टमर का ध्यान रखा जाएगा और कस्टमर के इंटरेस्ट के हिसाब से प्रोडक्ट डिलीवरी होगा, वो प्लेयर्स अच्छे प्लेयर्स रहेंगे और वो दूसरे प्लेयर्स को टेक ओवर करना शुरू कर देंगे. तो 2030 से ये शुरू हो जाएगा. नाउ 2047 तक का मेच्योरिटी फेज है. एंड बहुत सारे रिपोर्ट्स आपको मिलेंगे इंडस्ट्री में भी, हु विल टॉक अबाउट the industry breaking it from today to 2030 and from 2030 to 2047. Okay. या अब से लेके 2030 as a growth phase and 2030 to 2047 as a consolidation or maturity phase. So तब तक तो real estate is one of the best sectors or industries to be in. Okay. If you want to make money, because तब तक it's all very smooth. Obviously, after 2030, you have to take care of yourself. अगर आपको जिंदा रहना है इस इंडस्ट्री में, correct, as a business. But अगर आप कस्टमर्स की हिसाब से बना रहे हो प्रोडक्ट्स और उनका ख्याल रख के उनको टाइमली डिलीवरी और अच्छा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी दे रहे हो एक ढंग के प्राइस पे, तो यू विल सस्टेन. 2047 तक इट इज दैट फेज. करेक्ट. एंड जो आज आप जेन जी, जेन अल्फा, जेन बीटा की बात कर रहे हो,
तभी वो बायर्स होंगे। ओके, वो बायर्स होंगे आफ्टर 2035 दे विल बिकम द रियल एस्टेट बायर्स। एक correct. रियल एस्टेट बाइंग का एक पॉपुलेशन होता है ना, Correct. यू नो देयर इज एन एज ग्रुप वेयर यू स्टार्ट बाइंग अ हाउस, राइट? करेक्ट। तो योर जेन जी भी नहीं, एक्चुअली जेन अल्फा एंड जेन बीटा, जेन अल्फा एंड जेन बीटा विल बी योर होम बायर्स दैट टाइम। Okay. तो तब आपको उनकी तरफ से सोचना पड़ेगा, उनके हिसाब से सोचना पड़ेगा, क्या उनको क्या जरूरत है। करेक्ट। यू नो टुडे लग्जरी होम्स आर सेलिंग लाइक हॉट केक्स। प्रोबेबली आफ्टर 2035 और 2040 यू विल हैव टू मेक स्मॉलर हाउसेस, बिकॉज इंडिया का साइकोलॉजी अब ना धीरे धीरे बहुत ही पर्सनलाइज्ड होता जा रहा है। करेक्ट, राइट? पहले एक घर में दो, एक टीवी होता था। हाँ, एक टीवी वाज अ हाउस होल्ड प्रोडक्ट, एक घर में एक टीवी होता है। आज शायद हर रूम में एक टीवी होता है। बट फिर भी कंटेंट जो रात को देखते हो वो तो आप आपके मोबाइल पे देखते हो, है ना? बिकॉज आपको पर्सनलाइजेशन चाहिए। आप वो सीरीज आपके भाई बहन बीवी या बच्चे के साथ नहीं देख सकते हो और नहीं देखना चाहते हो शायद। तो वो कंटेंट तो 3 टीवी होने के बावजूद आप आपके स्क्रीन पे देख रहे हो, तो पर्सनलाइज होता जा रहा है कंज्यूमर का साइकोलॉजी। और जेन अल्फा जेन बीटा का तो और ज्यादा पर्सनलाइज्ड है, तो उनको तो शायद छोटे घर चाहिए होंगे। सो प्रोबेबली दैट विल बी द टाइम व्हेन यू विल हैव टू स्टार्ट मेकिंग प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड्स। करेक्ट। अब जैसे आपने फ़ोन की बात कही कि सब लोग रूम में होते हैं, एक इंडिविजुअल टीवी होने के बाद भी हम लोग अपने जितने भी कंटेंट हम लोग फ़ोन से कंज्यूम करते हैं। करेक्ट। तो पहले हम लोग जो छोटा वाला फ़ोन यूज़ करते थे, तब से लेके अभी तक टेक्नोलॉजी में इतना इनोवेशन जो हुआ है। करेक्ट। और अभी जैसे माइक्रोसॉफ्ट और गूगल, उन्होंने भी इंडिया में काफ़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया है। तो आपको क्या लगता है कि जो आजकल जो इनोवेशन हो रहा है टेक्नोलॉजी में, ये रियल एस्टेट को किस तरह से डोमिनेट करेगा, या फिर जो बिल्डर्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, वो टेक्नोलॉजी को उनके हिसाब से उसको अडेप्ट करके आगे बढ़ेंगे? तो इसमें थोड़ा सा आप अपना एक सिंपल व्यू रखिए। जैसे मैंने बताया कि 2009 में ऑर्गेनाइज्ड और रियल एस्टेट, ये दो टर्म्स को ऑपोजिट्स माना जाता था। Correct. कि यार ये एक सेंटेंस में आप बोल दो तो बोलते थे आप ऑक्सीमोरॉन बोल रहे हो, ये दिस इज नॉट करेक्ट सेंटेंस ग्रामेटिकली। आप एक ही सेंटेंस में दो ऑपोजिट्स बात कर रहे हो। लाइकवाइज आज ऐसा फेज है वेयर टेक्नोलॉजी एंड रियल एस्टेट बहुत ज्यादा घुल मिल नहीं रहे हैं, अनलाइक अदर इंडस्ट्रीज हु हैव अडैप्टेड टू टेक्नोलॉजी फैंटास्टिकली। आप किसी भी और इंडस्ट्री की बात करो, आप यू ऑल्सो कंज्यूम ऑल अदर इंडस्ट्रीज, लाइक आप यू नो ई कॉमर्स से सामान मंगा रहे हो, आप तो आप फ्लिपकार्ट अमेजोन यूज कर रहे हो, आप स्विगी जोमेटो यूज कर रहे हो, आप ओला उबर यूज कर रहे हो, आप बैंकिंग एप्स यूज कर रहे हो, आप नाइका मिंत्रा यूज कर रहे हो। तो हर चीज में आज टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा यूज हो गया है और एआई का इतना ज्यादा यूज हो गया है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि एज एन एक्सपेरिमेंट ना कभी ट्राई करो कि किसी प्रोडक्ट या सर्विस या किसी सेलिब्रिटी के बारे में सिर्फ सोचो, बात भी मत करो उसके बारे में, सिर्फ सोचो 24 घंटे के लिए, और 24 घंटे के बाद आपको उस चीज की एड दिखना शुरू हो जाएगी। करेक्ट, इट हैपेंस। Now this is a fact because you know technology has gone to that extent where let's be honest, आपको अच्छा लगे ना अच्छा लगे, but you know every act of yours, every word of yours, every gesture, every eyeball movement of yours is being recorded. Correct. तो वो डेटा तो यूज हो रहा है। All other industries have adapted to it very beautifully, and I think it's a very beautiful thing. Correct. Data security put aside थोड़ा सा, but it's so beautiful that you know आपके मन की बात कोई पहचान पा रहा है या कोई समझ पा रहा है। करेक्ट। यू नो जिसके लिए आप शायद यू नो एक लाइफ पार्टनर ढूंढते हो, वो भी नहीं कर पा रहे कभी कभी, बट सोचो टेक्नोलॉजी कर पा रहा है, एआई कर पा रहा है उस चीज को, तो आपके लिए बहुत खुशी की बात है। इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स सच अ ब्यूटीफुल मिरेकल फॉर मार्केटिंग। करेक्ट, जस्ट इमेजिन। करेक्ट। Most of the industries have adapted to it. Real estate, as usual, is slow to adapting technology. Slow to adapt. Why so? बहुत slow है अभी। Again, 2-3 reasons. Mindset, जैसे मैं बोला, promoters के mindset. नहीं, हम जैसे काम करते हैं हम वैसे ही हमारा प्रोडक्ट तो बिक जाएगा, हमारा प्रोडक्ट तो ऐसे नाम से ही बिक जाएगा भाई। दूसरा कि टेक्नोलॉजी से डिस्कम्फर्ट है थोड़ा कि कैसे होगा। आज तक तो हम पेपर पेंसिल एक्सेल शीट पे काम करते रहे, अचानक से ऐसा हो जाएगा तो यू नो कैसे हो पाएगा। करेक्ट। कौन इंप्लीमेंट करके देगा? नो वन इज क्वालिफाइड इनफ। थर्ड इज शायद बहुत महंगा होगा। टेक्नोलॉजी माइट बी वेरी एक्सपेंसिव, ट्रस्ट मी, टेक्नोलॉजी टुडे इज नॉट एट ऑल एक्सपेंसिव।
टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन के बाद इतना पैसा बचेगा दैट द इन्वेस्टमेंट अमाउंट विल लुक लाइक नेग्लिजिबल। बट ये माइंडसेट है, ये ब्लॉकेजेस हैं। तो रियल एस्टेट में टेक्नोलॉजी एडेप्शन थोड़ा स्लो है, बट एडेप्ट तो करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि कंज्यूमर तो वही है। करेक्ट है। ये वही कंज्यूमर है जो ओला और उबर से ट्रैवल कर रहा है। करेक्ट। ये वही कंज्यूमर है जो अमेजॉन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर रहा है। करेक्ट। ये वही कंज्यूमर है जो स्विगी और जोमेटो से खाना खा रहा है। करेक्ट। वही कंज्यूमर घर भी ढूंढ रहा है। हाँ, वो अगर 200 रुपए का उबर राइड बुक करते हुए अगर उसको पूरा कंट्रोल मिल रहा है उस 200 रुपए के ट्रांजैक्शन पे कि कार कब आएगी, कितने टाइम में आएगी, कौन सी आएगी, कौन से कलर की आएगी, ड्राइवर का नाम क्या होगा, ड्राइवर से मैं कांटेक्ट कर सकता हूँ, सब मुझे पता है। उसके बाद ड्राइवर को रास्ता भी नहीं बताना है, ठीक है। उसके बाद मुझे श्योर है कि कार क्लीन भी रहेगी और एसी भी रहेगी। करेक्ट। और वहां छोड़ने के बाद ड्राइवर खुद मुझसे भीख मांग रहा होगा कि प्लीज सर 5 स्टार रेटिंग दे दीजिए फॉर 200 रुपी ट्रांजैक्शन इफ यू आर इन कंप्लीट कंट्रोल as a consumer. Correct. For a 30 lakh, 40 lakh, 50 lakh house, 70 lakhs, 1 crore, 2 crore, 5 crores house, which is one of the biggest purchases of your life, correct, most expensive correct, purchases correct, of your life. correct, और शायद आपके लाइफ में वो परचेज एक या दो ही बार कर पाओगे। एक या दो ही बार, करेक्ट है। For that transaction, you are not in control at all. आपका एक्सपीरियंस क्या है आज? You know, आप किसी से भी पूछ लो जिसने घर खरीदा होगा, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? करेक्ट। आपको अगर 10 चीज बताएगा वो इंसान, उसमें से 8 चीज बुरी होगी, हाँ, 2 चीज शायद अच्छी होगी, बट एक्सपीरियंस इज नॉट दैट ग्रेट। कंज्यूमर का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। ये सब कुछ रिवर्स हो सकता है विद टेक्नोलॉजी, बिकॉज विद टेक्नोलॉजी यू विल नो कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, उसका बजट कितना है, उसका प्रोफाइल क्या है, उसको किस तरह से मैं पिच कर सकता हूं तो वो जल्दी खरीदेगा। सब कुछ हो सकता है। There are 3 giants in the world. When you mentioned Microsoft and when you mentioned Google, I would like to add one more. There are 3 giants in this world, Akhilesh. Okay. Meta है, Meta, yes. Google है और Google, Microsoft है। yes. भाई इनके पास जितना डेटा है आपका, माइंड ब्लोइंग, उतना तो आप खुद को भी नहीं जानते हो। कभी नहीं। You know, how many times has it happened that you are wishing your friends or close relatives because Facebook का रिमाइंडर आया बर्थडे का? करेक्ट है ना? करेक्ट। तो भाई उसके लिए डेटा है वो, करेक्ट। आप याद नहीं रख पाओगे। उसके पास आपका पूरा प्रोफाइलिंग है। They say that every 6 seconds you spend on the screen, you give 1 data point to the world. On an average 2-3 घंटा यूज होता होगा मोबाइल फोन दिन में, है ना? और 10-12 साल से यूज कर रहे होंगे लोग। करेक्ट करेक्ट। आप सोचो करोड़ों डेटा पॉइंट्स दे चुके हैं। हाँ, आपसे ज्यादा वो आपको समझता है। करेक्ट। आपका साइकोग्राफिक डेमोग्राफिक्स उसके पास है। करेक्ट। आपका बिहेवियर वो जानता है। आज जो टारगेटिंग हो रही है ना, गूगल पे, मेटा पे, इन सब पे जो टारगेटिंग हो रही है, डिजिटल मार्केटिंग के हिसाब से टारगेटिंग हो रही है, दैट इज ऑल हैपनिंग ऑन साइकोलॉजी एंड बिहेवियर। ओके, दोज आर योर टारगेट पॉइंट्स। कंज्यूमर बिहेवियर। हाँ, कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर ये टारगेटिंग हो रही है। कंज्यूमर बिहेवियर एक टाइम पे अपने को एक सब्जेक्ट हुआ करता था जिसकी मोटी सी बुक होती थी, अभी भी है, और बहुत सारे लोग उस बुक को देखते थे कि यार ये तो थियरी है। इवन उसके ऊपर तो कई सारी करिकुलम एक्टिविटीज के अलावा भी कई सारी बुक्स निकल रही है जिसमें और डिटेल में दिया हुआ है इसके बारे में। बट तभी हम उसको कैसे ट्रीट करते कि ये तो थियरी है, दिस इज अ थियरी पेपर। आज वो ही इतना प्रैक्टिकल हो गया है बहुत ज्यादा, that it is being actually used by these 3 giants for targeting, correct, for lead generation. correct. तो आज इनके पास ना इतना डेटा है कि वो आपको आपसे ज्यादा जानते हैं। अगर Definitely. एक इंडस्ट्री या एक सेक्टर उसको नहीं यूटिलाइज कर पाएगा तो उस सेक्टर का नुकसान है। एडेप्ट तो भाई करना पड़ेगा, आज कल परसों, बट करना तो पड़ेगा। सारे माइंड ब्लॉक्स निकालने पड़ेंगे, ये फोर्सफुली करना पड़ेगा, उसको फोर्सफुली यूज करना ही पड़ेगा। अब जैसे हम लोग कंज्यूमर की इतनी सारी बातें कर रहे हैं, तो फाइनली हम लोग रियल एस्टेट में भी कंज्यूमर की थोड़ी बात करते हैं कि क्या एक्चुअल में कंज्यूमर को अपने सारे राइट्स पता हैं कि नहीं पता है, कि बिल्डर उन्हें क्या सर्व कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस क्वेश्चन पे आप थोड़ा सा डिटेल जाएं और ऑथेंटिक जाएं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसके ज़रिए बायर्स को उनके राइट्स के बारे में एटलीस्ट पता चले कि वो उनके पास क्या राइट्स हैं। वो बिल्डर अगर कुछ हाइड कर रहा है या कुछ जो कि थोड़ा इलीगल टाइप का है, तो उसको किस तरह से डिफेंड कर सकते हैं खुद को। बिल्कुल।
सो अखिलेश, रियल एस्टेट में बहुत ही एक फ़नी चीज़ है ये कि रियल एस्टेट, जैसे हमने डिस्कस किया, कि आपके लाइफ का सबसे बड़ा परचेज है। करेक्ट। इंसान 20, 22, 23 की उम्र से शायद कमाना शुरू कर रहा है। करेक्ट। 5, 6 साल, 7 साल की सेविंग्स कर रहा है, तब जाके उसके पास इतने पैसे जमा होते हैं कि वो एक डाउन पेमेंट कर पाए घर का। Correct. 30-32 साल में उसके पास कुछ पैसे हैं, और वो भी मैं तब बात कर रहा हूँ जब लोग अगर सिस्टमेटिक हो। करेक्ट। अगर आप उतने सिस्टमेटिक नहीं हो तो शायद 35-40 साल के उम्र में आपके पास उतना पैसा हो जाता है जहाँ आप डाउन पेमेंट कर रहे हो, उसके बाद आप घर खरीदोगे, एंड 80-85% आप घर खरीदते हो तो होम लोन पे खरीदते हो। इंडिया के पॉपुलेशन का 80%, 85% पॉपुलेशन होम लोन पे ही घर खरीद रहा है, जो होम लोन आपका 20 साल चलेगा। करेक्ट। दैट मीन्स आपके लाइफ के अराउंड 35 साल तो एक वो घर खरीदने में ही निकल रहे हैं, बिकॉज 20 साल आप उसका EMI भरोगे तब जाके वो आपके नाम पे हो रहा है। करेक्ट। इन शॉर्ट, आप आपकी आधी लाइफ एक प्रोडक्ट खरीदने में गुजार रहे हो, बट उस प्रोडक्ट के बारे में आपको ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल नॉलेज है। आज एक कंज्यूमर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि शायद इंडिया का कंज्यूमर ना थोड़ा लेजी है। इंडिया के कंज्यूमर को उस चीज़ के अवेयरनेस क्यों नहीं लेना चाह रहा है, वो मुझे लगता है सिर्फ एक लेजीनेस के इस पे है, बिकॉज रियल एस्टेट का जो टेक्निकलिटीज़ है वो समझना शायद थोड़ा उतना बोरिंग है, थोड़ा सा एकदम ऐसा नहीं है कि आप स्मार्टफोन खरीद रहे हो तो आपको मज़ा आएगा कि वाह यार कैमरा 50 मेगापिक्सल होना चाहिए, या बैटरी 5000 mAh होना चाहिए। वो मज़ा आता है कि हाँ यार इतना चलेगा उतना चलेगा, बट वो यार 20-30 हज़ार का प्रोडक्ट है, उसमें आपको इतना नॉलेज है। रियल एस्टेट आपके लाइफ की आधी ज़िंदगी आप उसमें खरीदने में लगा रहे हो, बट उसके बारे में अवेयरनेस करने के लिए वो खुद को भी हिला नहीं रहा है, खुद को भी एक एक्टिवेट नहीं कर पा रहा है। सो दैट इज प्रॉब्लम नंबर 1। सेकेंड इज दैट कंज्यूमर को अवेयरनेस कराना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं ले रहा है आज के डेट में, एटलीस्ट लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। ना रेगुलेटर, ना कंज्यूमर, ना बिल्डर, ना ब्रोकर, ना बैंक। तो रियल एस्टेट के 4 स्टेक होल्डर्स होते हैं, बिल्डर, ब्रोकर, बैंक और बायर, और ऑब्वियसली सबसे बड़ा है रेगुलेटर। पांचों इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज की डेट पे नहीं ले रहे हैं। उसके रीजन शायद मल्टीपल हो सकते हैं, बट मुझे लगता है कि एक कंज्यूमर को अपना राइट उस प्रोडक्ट के लिए जो उसके लाइफ का सबसे बड़ा, सबसे महंगा और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स परचेजेस ऑफ हिज लाइफ है, उसके बारे में पता होना चाहिए। ये इंफॉर्मेशन बहुत इजीली फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पे, ऐसा नहीं है। आप रेरा की कोई भी स्टेट की साइट पे चले जाओ, वहाँ पे पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस का एक PDF फ्री टू डाउनलोड है। ओके, फ्री है टू डाउनलोड। बट पहली बात, ये बात किसी कंज्यूमर को पता ही नहीं है। ओके। बहुत सारे कंज्यूमर्स को ये भी नहीं पता है कि रेगुलेटर का वेबसाइट भी है। आज कंज्यूमर को इतना पता है कि रेरा है, कितने कंज्यूमर्स को रेरा का फुल फॉर्म भी नहीं पता है कि रेरा इज व्हाट। करेक्ट। रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है वो एक्ट है, वो इस कंट्री का एक रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो रियल एस्टेट के लिए है। उसमें आपके राइट्स भी हैं, उसमें सारे रूल्स लिखे हुए हैं, जिसका एक वेबसाइट भी होता है हर एक स्टेट का। आप उस स्टेट की वेबसाइट पे जाके फ्री में ये PDF डाउनलोड कर सकते हो और रूल्स एंड रेगुलेशंस, अपने राइट्स पढ़ सकते हो, बट किसी को नहीं पता। मैं जस्ट एक एक बुक दिखाना चाहता हूँ जो ये रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट का बैर एक्ट है स्टेट, ये शायद 100 रुपये में मिल जाता है। ओके। और उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये भी एक बुक है। ये सब बुक्स फ्रीली, मतलब बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है, किसी भी बुक स्टॉल पे आपको मिल जाएंगी। ऑलराइट। बट ऐसा भी नहीं कि बुक खरीद के आपको ये सब करना है। आप शायद ये किसी भी, आप रेरा के किसी भी स्टेट की वेबसाइट पे चले जाओ, आपको इसका PDF फ्री में मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हो आप। अब मैं इन बुक्स के बारे में क्यों बता रहा हूँ, इज बिकॉज आई एम ट्राइंग टू शो द एग्जैक्ट पाथ जिससे कंज्यूमर अपने राइट्स को समझ पाए। ये बुक्स है जहां पे लॉज लिखे हुए हैं रियल एस्टेट के। उसमें एक सेक्शन है कॉल्ड सेक्शन 19। सेक्शन 19 चैप्टर 4 है, जिसमें सेक्शन 19 है। सेक्शन 19 टॉक्स अबाउट द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर ऑफ रियल एस्टेट बायर। ओके। रियल एस्टेट का जो बायर है इंडिया का, उसके क्या राइट्स हैं
वो क्लियरली डिफाइन किए हुए हैं सेक्शन 19 में। एक पेज का है, एक पेज का 15 मिनट लगेंगे पढ़ने में। सिंपल इंग्लिश है, कोई लीगल लैंग्वेज नहीं है जो नहीं समझ में आए। लेकिन पहला कि ऐसा कोई एक्ट है, ऐसे एक्ट में कोई ऐसा सेक्शन है और ये एक्ट आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, इसका अवेयरनेस ही नहीं है। तो एटलीस्ट इस पॉडकास्ट के जरिए और आपको थैंक यू बोलते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि एटलीस्ट ये मीडियम से मुझे बताने का मौका तो मिला कि ऑडियंस प्लीज गो एंड डाउनलोड दिस पीडीएफ। उसमें से एक पेज का सेक्शन है, सेक्शन 19, विच डिफाइंस द राइट्स ऑफ अ रियल एस्टेट बायर। प्लीज गो एंड रीड इट, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं जहाँ पे लोग अभी भी जो ब्लेम करते हैं कि नहीं, बिल्डर ने टाइम पे नहीं दिया, या कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छा नहीं था, या जितना बोला था उससे छोटा घर दिया, या जितना बोला था उससे ज्यादा पैसे ले लिए। ये सब राइट्स आपके, ये सारे कंसर्न्स उसमें प्रोटेक्टेड हैं। ओके। आप अपना घर अपने नाम पे रजिस्टर कर सकते हो अगर आपने 10% पेमेंट किया है इन अ स्टेट लाइक महाराष्ट्र। महाराष्ट्र रेरा बोलता है कि 10% जैसे ये कंज्यूमर ने एक बिल्डर को दिया है, विद इन 60 डेज बिल्डर को उस घर को आपके नाम पे रजिस्टर करना कंपलसरी है। कितने कंज्यूमर्स को पता है ये बात? ऑथराइज्ड है, ऑथराइज्ड है, इट इज हिज राइट। वो कंप्लेन कर सकता है। और रेरा में कंप्लेन करना इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस। 5,000 रुपए लगते हैं, ओनली 5,000। दैट्स इट। आप 1 करोड़ का घर ले रहे हो, 50 लाख का घर ले रहे हो, 30 लाख का घर ले रहे हो, आप 2 करोड़ का घर ले रहे हो, 5,000 रुपए आप आपके राइट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। एंड जस्ट टू गिव यू सम डेटा, इन स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र you pay 5,000 rupees and you register a complaint and you get a decision within 60 days. Within 60 days. सालों साल वेट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोर्ट केस चलेगा 10 साल 12 साल, आपके प्रॉपर्टी का केस चलता ही जा रहा है, जो पुरानी स्टोरीज हम सुनते आ रहे थे और फिर भी आपको न्याय नहीं मिला। ऐसा नहीं है। 60 डेज एवरेज टाइम है महाराष्ट्र रेरा को अपना डिसीजन देने के लिए, एंड 80% के ऊपर डिसीजंस हैव गॉन इन द फेवर ऑफ द कंज्यूमर टिल नाउ इन द लास्ट 8 years. ओके। ये बात लोगों तक पहुंचानी बहुत जरूरी है। आप किसी भी इंडस्ट्री का कोई भी रेगुलेटर देख लो, रेगुलेटर खुद अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, आई अंडरस्टैंड रेरा इज ओनली 8 years ओल्ड इन द सिस्टम। 2017 में रेरा लिखा गया, 2018 फर्स्ट में से रेरा इंप्लीमेंट हुआ, तो 7वां 8वां साल चल रहा है। रेरा इन दैट वे इज अ 8 year old बेबी। ठीक है, वी अंडरस्टैंड एन 8 year old बेबी, और बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको उनको संभालना है। बट आई थिंक समवेयर नाउ इट्स टाइम, वी आर इन द ग्रोथ फेज ऑफ द इंडस्ट्री, समवेयर इट्स टाइम दैट द रेगुलेटर ऑल्सो स्टार्ट्स क्रिएटिंग अवेयरनेस। यू सी अदर रेगुलेटर्स, उनका आप देख रहे हो ना, आरबीआई कहता है म्यूचुअल फंड सही है। हाँ, आरबीआई का मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, ट्राई का मैसेज आता है, जितने भी अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज है सबके मैसेजेस आते हैं। आप कोई भी रेगुलेटर देख लो, हर एक रेगुलेटर का अवेयरनेस कैंपेन चल रहा है। करेक्ट। आरबीआई कह रहा है कि आप फ्रॉड से बचिए। करेक्ट। अगर कोई आपको ओटीपी शेयर करने को बोल रहा है तो आप बोलो उसको कि मैं मूर्ख नहीं हूं। म्यूचुअल फंड सही है, इट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट टू मेक। ट्राई के 1000 मैसेज आते हैं, डोंट क्लिक ऑन फ्रॉडुलेंट लिंक्स, ओटीपी शेयर मत करो। ऑल दीज आर अवेयरनेस व्हिच आर जनरेटेड और क्रिएटेड बाय द रेगुलेटर। I think it's high time where RERA also starts creating this awareness, because बाकी के stakeholders, correct, builder, broker, बैंक, ये awareness नहीं create कर रहे हैं। Alright. और जो चौथा है buyer, वो फिर उस awareness के lack की वजह से अपने rights को नहीं जान पा रहा है। उसको नहीं पता है कि अगर बिल्डर ने कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट किया आपके घर में, और उस स्ट्रक्चरल डिफेक्ट की वजह से आपको लीकेज या कुछ भी हो रहा है, तो आपको पोजेशन देने के 5 साल बाद तक बिल्डर की ड्यूटी है उसको ठीक करना। 5 साल बाद तक आपको पोजेशन देने के बाद, आपने जब पोजेशन लिया तब से 5 और साल, अगर उस फ्लैट में या उस बिल्डिंग में कोई स्ट्रक्चर में कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, उसको रेक्टिफाई करने की जिम्मेदारी बिल्डर की है, और ये राइट आपका है। बट लोगों को नहीं पता है। रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट में
आपको जो सेल करते टाइम जितना कारपेट एरिया बताया है वो कारपेट एरिया मेंशन होना जरूरी है। कारपेट एरिया सिर्फ रेरा कारपेट से मेजर होना चाहिए। सेलेबल, सुपर बिल्टअप, वो सब दिन गए। बट पीपल डोंट नो दैट। कितने सारे बिल्डर्स आज भी सेलेबल बोल के बेच रहे हैं। फिर अग्रीमेंट में लिखा आता है रेरा कारपेट। अब कंज्यूमर को तो पता ही नहीं है कि सेलेबल क्या है, रेरा कारपेट क्या है, कारपेट क्या है। बट वो डिफरेंस तो बताना पड़ेगा ना, किसी को समझाना पड़ेगा वो। तो वो अवेयरनेस नहीं क्रिएट हो रहा है। तो माई हम्बल रिक्वेस्ट इज दैट टू ऑल द कंज्यूमर्स, बिकॉज एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया वॉन्ट्स टू बाय अ हाउस। आज सबको बाय करना है एक घर अपने लिए, सपनों का घर हर एक को बनाना है। और वो आपके लाइफ का सबसे महंगा डिसीजन है, सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है। उसके लिए एक पेज तो पढ़ना बनता है। करेक्ट। तो सेक्शन 19 पढ़िए, उसमें आपके राइट्स क्लियरली डिफाइंड है। सेक्शन 11 भी पढ़िए, बिकॉज उसमें बिल्डर के ड्यूटीज डिफाइंड है। तो उसका जो ड्यूटी है वो भी तो आपका राइट ही है। तो ये 2 सेक्शंस पढ़ लीजिए, 1.5-2 पेज की बात है। कितना ही टाइम लगेगा, 20-25 मिनट निकालिए लाइफ में, क्योंकि 30 साल आप उस घर के पैसे भरने वाले हैं, तब जाके वो घर आपका होगा। तो अगर आधी जिंदगी उसमें बिता सकते हो तो 20 मिनट तो बिता ही सकते हो अपने राइट समझने के लिए। और तब तक आई एम होपिंग दैट रेगुलेटर्स, बिल्डर, बायर, बैंक सब इस अवेयरनेस का एक पार्ट बनेंगे और सब लोग अवेयर करेंगे एक दूसरे को कि कंज्यूमर के क्या राइट्स हैं। इनक्रेडिबल। जैसा कि मैं आपके बारे में जब रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि आपका भी एक ब्लाइंड स्पॉट करके एक यूट्यूब चैनल है जो कि रियल इस्टेट पे बेस्ड है। Yes. तो उसकी स्टार्टिंग कैसे हुई और स्टार्ट करने से पहले क्या थॉट प्रोसेस है आपके माइंड में? वो जो एक होता ना कि वो मोमेंट कि Yes. किस समय आपके माइंड में आया और वो आपने कब से शुरू किया, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सो अखिलेश, ब्लाइंड स्पॉट का जो कॉन्सेप्ट था वो दिमाग में काफ़ी टाइम से एक तरह से था, वेयर जैसे आपने बोला कि ये अवेयरनेस क्रिएटेड ही नहीं है, कंज्यूमर का राइट्स पता है या नहीं पता है लोगों को। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं रियल एस्टेट में। लाइक आई टोल्ड यू इनिशियली ऑल्सो, रियल एस्टेट ना आज भी उतना ऑर्गेनाइज नहीं है जितने बाकी सारी इंडस्ट्रीज हैं। तो इधर बहुत स्कोप है इम्प्रूवमेंट का। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो रियल एस्टेट की जो लोग नहीं कर रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं फॉर वॉट एवर रीजन्स, बट वो कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं या बाकी स्टेक होल्डर्स उसके बारे में बात नहीं करना चाह रहे हैं। उन चीज़ों को, उन बातों को ऑडियंस के सामने लाने का मेरा एक ऑब्जेक्टिव था कि यार ये तो लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपके लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन है, इतना बड़ा परचेज है, इतने पैसे जाते हैं, पूरी आधी जिंदगी निकल जाती है। करेक्ट। तो उसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन बहुत है देखो गूगल पे, बट दैट इज ओनली इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, इट इज नॉट नॉलेज। करेक्ट। वो नॉलेज इंपार्ट करना बहुत जरूरी है। आज एक कंज्यूमर को समझ में आना चाहिए वो क्या खरीद रहा है, क्यों खरीद रहा है, रेरा कारपेट क्या होता है, कैसे मेजर करते हैं घर को, क्या देख के घर खरीदना चाहिए, क्या सिर्फ एमिनिटीज देख के घर खरीदना चाहिए। यार वो तो ऐसे हो गया जैसे आप मोबाइल फोन ले रहे हो बिकॉज आपको उसका कवर पसंद आ गया कि यार कवर बढ़िया है, मोबाइल फोन तो यही लूंगा मैं। ऐसा नहीं होता है। मोबाइल फोन के फीचर्स देखो ना, वैसे रियल एस्टेट के कुछ कोर होते हैं। जैसे रियल एस्टेट का कंस्ट्रक्शन क्वालिटी समझना पड़ेगा, थोड़ा बोरिंग होता है लेकिन समझना तो पड़ेगा, क्योंकि वो एक घर एक जनरेशन को तो चले कम से कम, फिर चाहे रीडेवलपमेंट हो जाए, बट 20-30 साल तो चले। ऐसा तो नहीं कि फिर गए और पहली बारिश में सब भीग गए घर में, वो नहीं होना चाहिए। तो वो बट उसका नॉलेज। तो कुछ ऐसी चीजें जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में स्टेक होल्डर्स नहीं बात करना चाह रहे हैं ओपनली, उन चीज़ों को सामने लाने की एक कोशिश थी। तो फिर दिमाग में आया कि पॉडकास्ट से बेहतर क्या ही फॉर्मेट या क्या ही मीडियम होगा लोगों तक वो बातें पहुंचाने का। और दैट वाज द थॉट। और एक मूवी देख रहा था, क्योंकि मैं एक नाम ढूंढ रहा था पॉडकास्ट के लिए, तो एक मूवी देख रहा था, उसमें एक सेगमेंट आया कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। मैं मूवी छोड़ के बाहर निकल आया, बोला यही नाम है मेरे पॉडकास्ट का, क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट है वो। आप सबको आंखें हैं, बट एक स्पॉट है जो किसी को नहीं दिखता है। आंखें होते हुए भी, दिखते हुए भी आप नहीं देख सकते हो। इसलिए मेरे जो पॉडकास्ट है उसका टाइटल सॉन्ग ही है कि यू नो ब्लाइंड स्पॉट, कुछ अनदेखा कुछ अनसुना, ब्लाइंड स्पॉट. So that was the thought behind Blind Spot. I've been lucky to get some guests who are ready to speak about the unspoken topics of real estate, and I'll continue doing that. Definitely, very inspiring journey.
और आपने रियल एस्टेट में आज इतनी सारी इंसाइट्स दी, अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया। आई एम वेरी थैंकफुल एंड आई होप ऑल द व्यूअर्स आर आल्सो गेटिंग सम एक एक्यूरेट नॉलेज वहाँ तक पहुँचा होगा। थैंक यू सो मच यश जी हमारे साथ ये पॉडकास्ट करने के लिए और अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। Thank you so much, Thank you so Akhilesh. much. It's my pleasure and my honor that you invited me as a guest on your podcast, Strategic Bharat. Thank you. Thank you so much. So thank you so much for watching this episode till end. और अगर आपको कुछ भी लगा हो इस एपिसोड में कि कुछ इनअप्रोप्रिएट है और हम लोग क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, सो प्लीज़ आप कमेंट में लिखिए। प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग आपको और अच्छे से अच्छे गेस्ट लाके उनके साथ हम लोग इनसाइट्स शेयर कर सकें। और आप ये भी बताइए कि आप कौन से इंडस्ट्री के लीडर्स या एक्सपर्ट्स को सुनना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग उसमें और आगे काम करेंगे। थैंक यू सो मच।